हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे अपना जो कोर्स है उसके अनुसार जापान का संविधान। और जापान के संविधान में हमने शुरू कर दिया था कि जापान का अर्थ क्या है और उसे कौन कौन सी विशेषताएं उसके संविधान में सम्मिलित की गई है। जैसे मुख्य मुख्य विशेषताएं हमने पढ़ी ली है कि जापान का संविधान लिखित संविधान है, कठोर संविधान है और यहाँ पर संसदात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। एकात्मक शासन व्यवस्था भी यहाँ पर है। ऐसे बहुत सारी हमने इसकी जो सामान्य जानकारियाँ थी या संविधान की सर्वोच्चता की बात भी हमने इसकी विशेषताओं में पढ़ी ली थी। तो जो इसकी विशेषताएं हैं, हमने 10 विशेषताओं को पढ़ा कि न्यायिक पुनरावलोकन भी यहाँ पर व्यवस्था उसकी बनाई गई है, संसदात्मक शासन व्यवस्था भी है। और बहुत सारी विशेषताओं के बाद 10 विशेषता हम लोग पढ़ चुके हैं और अब हम पढ़ रहे हैं इसकी 11वीं विशेषता संविधान की, और वो है युद्ध का परित्याग। युद्ध का परित्याग का अर्थ होता है कि युद्ध से हमेशा हमेशा के लिए दूरी बना लेना। हमें ज्ञात है कि 1945 में जब अमेरिका ने जापान के ऊपर अणु बम का प्रयोग किया था, तब जापान पूर्ण रूप से ध्वस्त हो चुका था और उसकी ध्वस्तता की वजह से ही उसने अपने नवीन संविधान में हमेशा हमेशा के लिए युद्ध का परित्याग कर दिया, क्योंकि युद्ध की विभीषिकाओं को वो भली भांति भुगत चुका है और अब और युद्ध का परिणाम सहन करने की शक्ति उसमें नहीं है। इसलिए उसने युद्धों से हमेशा हमेशा के लिए पर्याप्त दूरी बना ली है। तो मानना है वहाँ के जापान के संविधान निर्मात्री सभा के लोगों का कि 1945 की युद्ध विभीषिका को भुगतने के पश्चात 1947 में जापान ने अपनी राष्ट्रीय नीतियों में हमेशा हमेशा के लिए युद्ध का परित्याग कर दिया और राष्ट्रीय नीतियों को इस प्रकार से विन्यासित किया है कि युद्ध के समय हमेशा की तरह जापान में चहुँ और शांति का ही माहौल रहे और कभी भी युद्ध जैसी परिस्थितियां उत्पन्न ही ना हो। हमें ज्ञात है कि तृतीय विश्व युद्ध नहीं हुआ है, उसका बहुत सारे कारण है, लेकिन यदि युद्ध होता भी है तो जापान उस युद्ध में शामिल नहीं होगा। हमने जब स्विट्जरलैंड का संविधान पढ़ा था तो स्विट्जरलैंड में भी यही है कि उसने स्थायी तटस्थता का प्रमाण दिया है और उसने प्रथम और द्वितीय विश्व युद्धों में स्विट्जरलैंड शामिल नहीं हुआ है। और अब हम जापान के संविधान में भी इसे पढ़ रहे हैं कि जापान भी युद्धों में शामिल नहीं होगा। उसने युद्धों से पर्याप्त दूरी बना ली है या युद्ध का परित्याग उसने कर दिया है। अगला पॉइंट है दोहरी शासन प्रणाली का अंत तथा नागरिक शासन की सर्वोच्चता। दोहरी शासन प्रणाली का अर्थ यह है कि जापान में 2 प्रकार की शासन प्रणालियां चलती थी, जिसे मेइजी संविधान के नाम से जाना जाता है। कौन सा संविधान? मेइजी संविधान। प्रोनाउंस होने में ब्याईजी लगता है, पर यह है मेइजी। मई जून जुलाई वो वाला मेइजी। तो मेइजी संविधान जब चालू था तब राष्ट्रपति को या सम्राट को बहुत दुविधाओं का सामना करना पड़ता था। उसे सैनिक प्रश्नों के लिए अलग संस्था से परमिशन लेनी पड़ती थी और असैनिक प्रश्नों के लिए अलग संस्थाओं से परमिशन लेनी पड़ती थी। यही था वह दोहरा शासन जिसका नवीन संविधान में, जापान का जो हम संविधान की विशेषता पढ़ रहे हैं वो वहाँ के नवीन संविधान की विशेषता है। यही हमारे कोर्स में है कि जापान के नवीन संविधान की विशेषताएं। तो उस नवीन संविधान में इस दोहरी शासन प्रणाली का अंत कर दिया गया और बाद में नागरिक शासन की सर्वोच्चता को महत्व दिया गया कि जो नागरिक शासन है उसे पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया जाएगा।
सामान्यतः युद्ध परित्याग को व्यवहारिक रूप प्रदान करने हेतु मेइजी संविधान की दोहरी शासन प्रणाली का अब अंत कर दिया गया और इस प्रणाली के अंतर्गत सम्राट सैनिक मामलों में सर्वोच्च युद्ध परिषद से, सम्राट को किससे बात करनी पड़ती थी? यदि मामला सैनिक है तो युद्ध परिषद से, सर्वोच्च युद्ध परिषद से, और यदि मामला असैनिक है, असैनिक मामलों में मंत्री परिषद से परामर्श किया करते थे। इस व्यवस्था के अंतर्गत 1920 के बाद से परिवर्तन आया। तब तक सैनिक तत्व बहुत ही अधिक शक्तिशाली हो गए थे। अतः नवीन संविधान के अंतर्गत सारी शक्तियां अब मंत्रिमंडल व नागरिक सत्ता को दे दी गई है और संविधान के अनुच्छेद 66 में ये कहा गया है कि प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्री अनिवार्यतः असैनिक हो गए हैं, क्योंकि 1920 के पहले सैनिक तत्व बहुत ही अधिक प्रभावशाली हो गए थे और उनके बढ़ते प्रभाव के कारण ये समस्या लगातार बनी हुई थी सम्राट के लिए कि यदि उसे सैनिक तत्वों की जानकारी लेनी हो तो उसे क्या करना होगा, युद्ध परिषद संस्थान से बातचीत करनी होती थी, और यदि उसे असैनिक प्रश्नों का कोई प्रश्न उसके सामने उलझ गया है तो उसे दूसरे असैनिक मामलों में मंत्री परिषद से परामर्श करना होता था। दोनों ही समय में क्या होता था कि सम्राट की स्थिति बहुत ही अजीब सी हो जाती थी, उसे समझ नहीं आता था कि किस व्यवस्था को संभाला जाए। अतः उसने 1920 के बाद में इस शासन व्यवस्था का पूर्ण रूप से अंत कर दिया गया और नागरिक शासन की सर्वोच्चता को उच्च स्थान पर रखा गया। अगला पॉइंट है स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था। कि स्थानीय स्वशासन सदा से ही क्या रहे हैं, एक उच्च स्थिति में रहे हैं। यदि समस्या जहां की है और यदि वहीं समाधान हो जाता है तो वो समस्या बहुत कम समय तक रहती है और कम समय तक होने के साथ साथ आसानी से सुलझाई भी जा सकती है। तो यही विशेषता जापान के संविधान की बनी कि उसने स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था को अपना लिया था। किस रूप में अपना लिया था, पढ़ते हैं कि सामान्यतः स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था का कार्य व्यवस्थापिका को सौंप दिया जाता है। जो भी स्थानीय व्यवस्था है उसका कार्य कौन करेगा, व्यवस्थापिका। किंतु जापान के संविधान की यह विशेषता है कि संविधान के ही अनुच्छेद 92 से 95 तक स्थानीय स्वशासन की व्याख्या उसमें की गई है। जैसा अनुच्छेद 93 में ये कहा गया है कि स्थानीय संस्थाएं वाद विवाद के लिए विशिष्ट संस्थाएं स्थापित करेंगी। उनके कार्यपालिका अधिकारियों तथा उनके सदस्यों तथा कानून द्वारा निर्धारित कर्मचारियों की नियुक्ति आम चुनाव द्वारा होगी। तो अनुच्छेद 93 में ये पूर्ण रूप से स्पष्ट हो चुका था कि स्थानीय संस्थाएं वाद विवाद के लिए विशिष्ट संस्थाएं स्थापित करेंगी और जो भी कार्यपालिका अधिकारी है उनके सदस्य हैं उसे कानून द्वारा निर्धारित कर्मचारियों की नियुक्तियां जो भी होंगी वो आम चुनाव द्वारा ही होंगी। इससे स्थानीय लोगों को बल मिलेगा, उनका ऊपर प्रभाव भी अच्छा पड़ेगा और जनता भी अधिक सक्रिय होगी। अनुच्छेद 94 के अनुसार स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को अपने क्षेत्र में कानून के अनुसार प्रशासन तथा संपत्ति के प्रबंध आदि का अधिकार प्रदान करता है कि जो भी प्रशासन स्थानीय प्रशासन होगा वो ज़्यादा सफल प्रशासन होगा, जिसकी वजह से जनता अधिक सुख का अनुभव कर सकेगी। तो ये स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था जापान के संविधान में की गई है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र। कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है। जैसा हमने पढ़ा कि स्विट्जरलैंड के संविधान में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो शासन व्यवस्था को
बहुत अधिक सुदृढ़ बनाती है और राजनीतिक सक्रियता में एक अभूतपूर्व योगदान देती है। उसी प्रकार का योगदान प्रत्यक्ष लोकतंत्र के रूप में भी जापान में भी उपस्थित है, उसे हम पढ़ते हैं कि जापान के संविधान में संवैधानिक संशोधन में जनमत संग्रह की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 79 के अनुसार जनता को सर्वोच्च न्यायपालिका के न्यायाधीशों की नियुक्ति, सार्वजनिक अधिकारियों की नियुक्ति व पद मुक्ति करने का अधिकार प्राप्त है कि जब जब ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति होती है जो जनता के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, जैसे न्यायपालिका का जो सर्वोच्च पदाधिकारी है, न्यायाधीश है, उनकी नियुक्ति के समय और जो मुख्य मुख्य पद हैं उनकी अधिकारियों की नियुक्ति के समय जनता से जनमत संग्रह करवाया जाता है और वो जनमत संग्रह आगे जाकर जनता का ही फायदा करता है कि जब जनमत संग्रह में यदि कोई तकलीफ होती है तो जनता स्वयं स्थानीय लोगों को बुलाकर उस प्रकार की समस्याओं का समाधान स्थानीय आधार पर ही उसका निवारण कर लेती है और कहीं भी जनता को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। चाहे न्यायाधीशों की नियुक्ति हो या सार्वजनिक अधिकारियों की नियुक्ति का प्रश्न हो या पद मुक्ति का प्रश्न हो, ये जनता का एक अभिन्न कार्य होता है कि वो प्रत्येक कार्य में आगे होके भागीदार बनती है और समस्त कार्यों को ढंग से पूर्ण करती है। अगला पॉइंट है द्विसदनात्मक शासन व्यवस्था या द्विसदनात्मक व्यवस्था। जैसे ही द्वि शब्द आता है, द्वि का अर्थ दो होता है, तो दो सदन की सदनात्मक व्यवस्था जापान में मौजूद है। भारत के ही समान, जैसे भारत में, ब्रिटेन में, अमेरिका में सभी जगह, स्विट्जरलैंड में सभी जगह और जापान में भी सभी जगह द्विसदनात्मक शासन व्यवस्था होती है। तो जापान में भी द्विसदनात्मक शासन व्यवस्था है। दो सदन है। पहला सदन प्रतिनिधि सभा कहलाता है और दूसरा सदन सभा सदन कहलाता है। प्रतिनिधि सभा निम्न सदन है, यानी भारत की लोकसभा और जापान की प्रतिनिधि सभा समान है, निम्न सदन है। और उच्च सदन है सभा सदन, जिसे उच्च सदन का नाम दिया गया है। तो ये उच्च सदन भारत की राज्यसभा के समान होता है। तो इस तरीके से ये द्विसदनात्मक शासन व्यवस्था का अर्थ यही होता है, जब भी कभी कोई प्रश्न ऐसा होता है जिस पर जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा उचित निर्णय लिया जाता है, तो दोनों ही सदनों में अलग अलग 2/3 बहुमत से पारित होने के बाद ही वो विधेयक कानून का रूप धारण करता है। तो इस प्रकार से हमने 15 पॉइंटों के माध्यम से जापान के संविधान की विशेषताओं का वर्णन किया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आया होगा, और यदि समझ में ना भी आया हो तो आप तुलनात्मक अध्ययन करके जापान, अमेरिका, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड और भारत, ये सारे संविधान हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इन सब का तुलनात्मक अध्ययन करके आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं। फिर भी यदि कहीं कोई आपको समस्या आती है, कोई पॉइंट समझ में नहीं आता, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो जैसा आपको ज्ञात ही है कि मैम ने डाउट क्लास के रूप में जो क्लासेस लेने की समय निश्चित किया है, तो वो समय आप आकर हमसे अपने डाउट पूछ सकते हैं या फोन पर भी संपर्क कर सकते हैं।